बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको आइडिया होगा, हमने लास्ट टाइम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने एक वीडियो भी देखी थी कि जिसमें बेसिकली उसकी पूरी वर्किंग के बारे में डिस्कस था कि आप किस तरह से मैस स्पेक्ट्रोमीटर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उसी लेक्चर को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है? जी, कोई स्टूडेंट ऑनलाइन अगर है तो वो बता दे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो क्या होता है। एक ऐसी डिवाइस जिसमें क्या होता है, आप उसका एग्जैक्ट आइसोटोप्स के मैस और उनकी अबंडेंस को फाइंड करते हैं। उस डिवाइस का नाम, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, उस डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं, जिसमें आप मैसेज, ठीक है, मैसेज के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या कर, ठीक है, कि आप उसकी आइसोटोप्स, मैसेज मैसेज के साथ रिलेटिव अबंडेंस, ये देखना, ये क्या हो रहा है। जी, तो हमारे सामने ये था कि मैसेज और उनके रिलेटिव अबंडेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं विद अ मैस, द हेल्प ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो आए इसकी वर्किंग पहले पढ़ लेते हैं कि कौन-कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जब आपके पास कोई एक सैंपल आप उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो सैंपल जो है उसमें सबसे पहले क्या करवाई जाती है, आयोनाइजेशन करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? आयोनाइजेशन। कि अगर इससे भी पहले आप देखें, इससे भी पहले आपको जो सैंपल मिलता है, अगर वो सॉलिड में है या लिक्विड में है, तो उसको किस में किया जाता है? गैस में। क्योंकि आयोनाइजेशन आसानी से किससे होती है? गैस की होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं? वीक होती हैं, कम होती हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले, और इसके लिए यहाँ पे हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन-सा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। कि मतलब आप यहाँ पे एक डायग्राम साथ-साथ में बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास पहला एक हीटिंग फिलामेंट लगा होता है, ये आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है। यहाँ से हम सैंपल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ज़्यादातर जो है गैस सैंपल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, और उसकी रीज़न भी यही है कि गैस को आयोनाइज करना आसान है। अगर लिक्विड भी सॉलिड हो तो उसको भी पहले आप इसमें करते हैं, वेपराइज करते हैं। तो अगर तो गैस है तो फिर वेपराइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम पास आउट करवाई जाती है, और इलेक्ट्रॉन बीम इसको क्या करवा देती है? इलेक्ट्रॉन बीम इसको आयोनाइज करवा देती है। तो इसका मतलब पहले जो सैंपल है उसको क्या किया जाता है? वेपोराइज्ड किया जाता है। वेपोराइज समझते हैं कि आप उस सैंपल को हीट करते हैं, और वो हीट करने से वो जो गैस या आपका लिक्विड या सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाता है? वेपर में चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को वेपराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास वेपोराइजेशन कहलाता है। अब अगली बात, नेक्स्ट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट करवाई जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन उस सैंपल, उस गैस वेपर्स के ऊपर गिरते हैं, और उनकी एनर्जी आपको तो बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे ही फॉर एग्जांपल ये एक गैस का एटम है, आपको पता है इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। गैस है, कोई भी हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, ऑर्गन है, नियॉन है, तो आपको पता है उसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 10 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ये आप पहले पढ़ के आए हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है। कोई भी गैस ले लें, हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, हाइड्रोजन में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो अब क्या किया जाता है? विद हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करवाया जाता है? उसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। जैसे यहाँ से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की गन यहाँ पे इसके ऊपर पड़ती है, तो क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है। तो इसलिए नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पार्टिकल, और उससे वो क्या आपके पास बन जाता है? रिमेनिंग आपके पास जो चीज बनती है वो क्या बन जाता है? कैटाइन बनता है। और आपको पता है जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? कैटाइंस कहते हैं। तो वेपराइजेशन चैम्बर में क्या बात याद रखनी है कि सबसे पहले वेपराइज करवाया जाता है,
फिर आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है कि उसको हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से बम्बार्टमेंट करवा के क्या किया जाता है, उनकी आयोनाइजेशन की जाती है। तो ये था पहला स्टेप किसका, मैस स्पेक्ट्रोमीटर का। क्लियर कि ये हमने यहाँ पे पहला स्टेप मैस स्पेक्ट्रोमीटर के उसको वेपराइज किया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम पास आउट करवा के उसको आयोनाइज कर लिया। क्लियर। दूसरा स्टेप अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब किसी चीज को एक्सेलरेट करवाना, यानी कि आयंस आ रहे हैं और उनको एक लाइन में लेके आना, उनकी स्पीड इंक्रीज करवाना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और ये कैसे हम करते हैं, ये हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। क्या अप्लाई करके, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं ना, वोल्टेज देते हैं, हाई वोल्टेज उसको प्रोवाइड किया जाता है और हाई वोल्टेज का काम ये होता है कि यहाँ पे ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब क्या है, धकेलना। इलेक्ट्रिक फील्ड करती है पॉजिटिव आयन फॉरवर्ड एंड प्रोवाइडिंग द इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल आयन, ताकि सारे के सारे आयन एक इक्वल एनर्जी में आ जाएं। और जो लाइटर आयन है वो क्या करते हैं, आपको पता उनकी एक्सेलरेशन ज्यादा स्पीड से होती है। तो आपको पता ही है ना कि एक्सेलरेशन अगर आप किसी चीज को ऐसे धकेल रहे हैं, एक का साइज स्मॉल है एक का लार्ज है, तो कौन ज्यादा तेजी से दौड़ेगा, डेफिनेटली स्मॉल होगा। तो यहाँ पे भी वही बात है और आयंस में भी ऐसा ही होता है। मैं अगर आपके सामने एग्जांपल लिखूं ना, नियॉन है, तो नियॉन आपके पास 1020 हो सकता है, लेकिन प्लस चार्ज तो सेम है ना, नियॉन 1021 हो सकता है, ठीक है, और नियॉन 1022। तो क्या इन दोनों तीनों के मैस एक है, नो। पहले का 20 है, दूसरे का 21 है, तीसरे का 22 है। तो इनमें से कौन ज्यादा एक्सेलरेट तेजी से करेगा, 20, 21 या 22 जी। किसकी स्पीड ज्यादा होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, नहीं नहीं, किसकी स्पीड ज्यादा होगी जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तीन आइंस हैं, उनके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, जी नियॉन 10, 20, 21, 22। तो किसकी, नहीं, तीनों नियॉन के ही आइसोटोप्स हैं, क्योंकि एक ही सैंपल के तीन आइसोटोप्स हैं, तीनों में मैस डिफरेंट होता है। 20 की ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है आइसोटोप्स की डेफिनेशन भी यही थी कि प्रोटॉन डिफरेंट मतलब एटॉमिक नंबर सेम, बट उनका मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। और बेटे क्या होता है कि यहाँ पे ड्यू टू देयर लोअर मैस, किसकी वजह से स्पीड ज्यादा होती है, और इस वजह से उनकी जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा होगी एंड हैवियर विद द सेम एनर्जी। यानी कि अगर दोनों को एनर्जी एक जैसी मिल रही है, लेकिन जो कम मैस वाला है वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, जो हैवियर है वो कम स्पीड से मूव कर रहा है, आपको पता है। इसलिए इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप उसकी वेलोसिटी की बात करें कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आगे हम देखेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वेलोसिटी के साथ उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, जितनी उसका वोल्टेज देते जाएंगे, उतनी उसकी स्पीड भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो दूसरा काम क्या करना है, आयंस की एक्सेलरेशन करवानी है। तो ये देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इन आयंस को क्या करती है, एक्सेलरेट करवाती है। डिपेंड करता है, जो सैंपल हमने यहाँ पे लिया था उसमें 2 आइसोटोप्स थे, 3 थे, 4 थे, वो बाद में पता चलता है जब इनकी यहाँ पे आयोनाइजेशन होती है और फिर हम उनको एक्सेलरेट करवाते हैं जी। ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स होती हैं और इनका काम भी यही होता है कि यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, आयन चूंकि पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करती जाती हैं। डेफिनेटली परफोरेटेड होंगी तो ही यहाँ से आयन जिसमें से निकलेंगे, अगर तो ये मतलब ब्लॉक कर देंगी तो फिर वो एक्सेलरेट ही नहीं होगा। तो पहला काम वेपराइजेशन आयोनाइजेशन करवाना और दूसरा काम एक्सेलरेशन करवाना। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड काम जो है वो क्या है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मैं पहले आप थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखें, ये क्या लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। तो ये आपके पास जो वेस्टर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का आप अगर यहाँ पे काम देखें तो ये जरा देखिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से और डिफ्लेक्शन बाय अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, इसको जरा देखें, आयंस इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड फॉलो द सर्कुलर पाथ
द डिफ्लेक्शन रेडियस डिपेंड अपॉन द मास टू चार्ज रेशियो। बड़ी सिंपल सी बात है कि कौन ज्यादा जल्दी डिफ्लेक्ट होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मास टू चार्ज। एम ओवर ई भी लिखा जाता है या एम ओवर जी भी लिखा जाता है, चार्ज, यानी कि मास टू चार्ज रेशियो पे डिपेंड करता है। फिर वही बात कि कौन जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसका मास लाइट होगा, यानी कि लाइटर आइसोटोप्स पहले डिफ्लेक्ट होगा, हैवियर आइसोटोप्स बाद में डिफ्लेक्ट होगा। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि जब आप उनकी डिफ्लेक्शन करवाएंगे तो ये 1 2 3 4 आयंस सेपरेट हो चुके हैं, और इनके पीछे जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, मास टू चार्ज रेशियो। मास टू चार्ज रेशियो से मुराद कि अगर आपके पास 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों के ऊपर चार्ज तो सेम है, लेकिन मास एक में आपके पास 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, तो मास डिफरेंट है, चार्ज सेम है, तो मास की बेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देती है, उनको सेपरेट कर देती है। क्या कर देती है, उनको सेपरेट कर देती है। तो एक्सेलरेशन के बाद जैसे यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं तो वो उनको क्या कर देती है, सेपरेशन उनकी हो जाती है। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मास टू चार्ज। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि आपके पास लाइटर मतलब लाइटर आयंस मतलब उसकी स्मॉलर मास टू चार्ज रेशियो आर डिफ्लेक्टेड मोर, कि जिसका मास कम होगा वो जल्दी डिफ्लेक्ट होगा। ये तो वैसे भी आप एक हैवी जो है व्हीकल चला रहे हैं और एक स्मॉल साइकिल या बाइक है, दोनों को आपने टर्न करना है तो जल्दी टर्न किसका होगा, जिसका मास कम होगा। तो इसमें भी यही है, विद स्मॉलर रेडियाई और वाइल द हैवियर आयंस, ठीक है, जिसका लार्जर होता है लार्जर रेडियाई। इस रेडियाई का मतलब जरा समझ लें, बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो आयंस को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करवाती है, ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहे होते हैं और फिर इनके सामने आगे एक डिटेक्टर रखा जाता है जो इन आयंस को डिटेक्ट करते हैं। अब किसका वो जो बात हो रही थी तो स्मॉलर रेडियाई और लार्जर रेडियाई, उसकी बात मैं आपको समझाने लगा हूं कि अगर कोई चीज पहले बेंट हो गई है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसकी बेंट की बात करें कि अगर हमारे पास कोई चीज पहले बेंट हो गई है, ठीक है, उसको यहाँ पे देखें कि ये आपके पास इसका ये बेंट हुई है, इसका जो सर्कुलर पाथ रेडियस वो ये बनेगा, ठीक है, ये इस तरह इनके बेसिकली जैसे जैसे बाद में बेंट होगा तो उनका सर्कुलर रेडियस भी क्या होगा बाद। अब खुद सोच के बताएं कि रेडियस किसका ज्यादा है, लाइटर, ये लाइटर का रेडियस है मतलब जो स्मॉल मैस के हैं, और ये लार्जर का रेडियस है, तो किसका रेडियस ज्यादा है, जो हैवियर मैसेज हैं, क्योंकि वो बाद में डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियस जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो वो जल्दी बेंट हो जाएंगे, जल्दी बेंट होंगे तो रेडियस कम बनेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो रेडियस ज्यादा बनेगा। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपने ये बात याद रख लेनी है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कुलर पाथ बनता है वो डिपेंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन है सर इलेक्ट्रिक फील्ड पे की तो रोल है, डेफिनेटली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगी तो आपने देखा था उनकी स्पीड भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर एक आयन ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो वो दूर जाके बेंट होगा ना, तो इसलिए उसका सर्कुलर पाथ भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो ये दूसरी बात आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ये आप जरूर जो है इसको नोट आउट कीजिएगा, आप जब लेक्चर भी सुन रहे होंगे तब भी आपने इसको देखना है, ठीक है। कि तीसरा काम हमने क्या किया कि डिफ्लेक्शन पढ़ी, एक्सेलरेशन के बाद क्या होती है डिफ्लेक्शन, नेक्स्ट प्रोसेस दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, डिटेक्शन। यहाँ पे एक मैंने ओपन इसकी पिक्चर लगा दी है कि ये एक डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर का काम क्या है कि जो आयंस आके गिर रहे हैं उनको क्या करना, डिटेक्ट करना, डिटेक्शन करना। तो यहाँ पे जरा पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। आयंस विद डिफरेंट डिफ्लेक्शन रेडियाई हिट द वेरियस पोजीशन, डेफिनेटली यहाँ पे आयंस आ रहे हैं, उनके रेडियस डिफरेंट है, यहाँ पे ऑन द डिटेक्टर रिकॉर्डिंग देयर रिलेटिव अबंडेंस, जिसकी अबंडेंस ज्यादा होगी उसको मास टू चार्ज रेशियो पे हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे, और उनकी जो इंटेंसिटी है वो शो करती है कि अब क्वेश्चन है व्हाट इज इंटेंसिटी, मतलब शिद्दत।
इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है जो ऊपर आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, जो ऊपर से आयंस गिर रहे हैं उनके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आयंस क्या लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ना, ताकि वो न्यूट्रल हो सके। तो यहाँ पे डिटेक्टर से क्या किया जाता है, उनको आयंस बीम प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और यहाँ से जब आयंस गिरते हैं तो डिटेक्टर उनको न्यूट्रलाइज करता है, कैसे, इलेक्ट्रॉन देकर। अब एक सिंपल सी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पे एक ए बीम आके गिरी है, एक बी है और एक सी है, मतलब 3 तरह की बीम्स ऊपर आके गिरी हैं, आयंस आके गिरे हैं। सिर्फ समझाने के लिए कि सपोज करें इसने 20 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यूज किए हैं, मतलब जो फर्स्ट आइसोटोप था जो आके गिरा उसने 20 इलेक्ट्रॉन यूज किए, इसने 15 इलेक्ट्रॉन यूज किए और सपोज इसने 10 इलेक्ट्रॉन यूज किए। इन तीनों को इलेक्ट्रॉन देख के, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट देख के पता चल गया करंट किसने ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसने 20 इलेक्ट्रॉन यूज किए, ए ने, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट ही है ना। तो इंटेंसिटी का ये मतलब है कि जो इंटेंसिटी होगी वो हमें बताएगी कि किसकी अबंडेंस ज्यादा है। कि अगर आपके पास 3 आइसोटोप्स हैं जिसमें करंट की स्ट्रेंथ अबंडेंस ज्यादा होगी अब्जॉर्बेंस, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये पॉजिटिव आयन ये देखें यहाँ पे आके गिरे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उनको मिल गए, तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी से हमें पता चलता है कि आगे जो हमें ये इस तरह का कंप्यूटर लगा होता है डिटेक्टर के साथ, और कंप्यूटर हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, एक ग्राफ प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ से आपको क्या चीज पता चलती है, यहाँ से आपको ये पता चलता है कि ये लिथियम है और लिथियम का एक ही आइसोटोप्स है, उसकी अबंडेंस कितनी है 7 पॉइंट, और लिथियम 7 जो है उसकी अबंडेंस कितनी है 92.4। हमें अबंडेंस भी पता चल गई, ठीक है, और हमें उनका मैस भी पता चल गया कि मैस टू चार्ज के लिथियम के 2 आइसोटोप्स बने, एक लिथियम आपके पास कितना बना 6 और दूसरा आपके पास लिथियम कितना बना 7। तो ये हमारे पास जो 2 आइसोटोप्स लिथियम है, इस साइड पे हमें क्या मिलती है अबंडेंस, इस साइड पे हमें क्या मिलती है उसका मैस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मैस ऑफ सेकंड आइसोटोप। तो इससे हम क्या काम कर सकते हैं, इंटरप्रेटिंग द मैस स्पेक्ट्रम, यानी कि मैस स्पेक्ट्रम डिस्प्ले करता है आइसोटोप्स की इंफॉर्मेशन। और ये एमसीक्यू आता है कि हर पीक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि अगर किसी ग्राफ में आपको 2 पीक्स मिलती हैं तो 2 आइसोटोप्स हैं, अगर किसी ग्राफ में 3 पीक्स मिलती हैं तो उसके 3 आइसोटोप्स हैं, अगर किसी ग्राफ में 4 पीक्स मिलती हैं तो मतलब उसके 4 आइसोटोप्स हैं। तो पीक्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग पीक्स को, और मतलब उसकी जो अबंडेंस है, उसकी जो पीक्स हैं वो अबंडेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनके कितनी पीक्स ज्यादा होगी उतनी अबंडेंस ज्यादा होगी। और इसी तरह मैस टू चार्ज रेशियो जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारे पास, एंड पे हम वीडियो भी एक छोटी सी इसकी ओपन करके देखते हैं, लेकिन वो हम रिकॉर्ड में नहीं करेंगे। जस्ट यहाँ तक कि किस तरह से मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है, वो हमारे पास क्या था, पहला कि हमने उसकी वेपराइजेशन, उसके बाद आयोनाइजेशन, फिर हमने क्या करवाया एक्सेलरेशन, फिर क्या हुआ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के बाद डिटेक्टर, और डिटेक्टर ने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, एक ग्राफ प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पे आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने ये जो टेस्ट योरसेल्फ है इनको आपने कॉपी के ऊपर सॉल्व करके आना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका कौन सा आइसोटोप्स है, कॉपर, ठीक है, कि इसके कितने आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन सा 63 और 65। तो आपने ये भी क्या आना है, इसका रिलेटिव अबंडेंस जो है वो फाइंड करनी है, या आपका सॉरी इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना। याद है आपने यहाँ पे पढ़ा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप उसी की अबंडेंस प्लस सेकंड आइसोटोप उसकी अबंडेंस जो कि आपको दी होगी, और 100 पे डिवाइड करके आपके पास उसका क्या आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये 9th में बकायदा ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं ये फॉर्मूला, कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट आइसोटोप की अबंडेंस कितनी है, प्लस सेकंड का कितना है 7, अबंडेंस कितनी है, और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, कैलकुलेट कर लेंगे। ये सिमुलेशन ऑन कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिमुलेशन से कुछ और भी दिखाता हूँ, ये इधर मैंने की थी, यहाँ पे देखिएगा। सिमुलेशन से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आप उनके अबंडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उनके
एटॉमिक जो रिलेटिव मास होते हैं उनको भी देख सकते हैं। जी, तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल क्या था कि एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे देखिएगा वही जो आपको मैंने अभी पढ़ाया है कि यहाँ पे आप सपोज करें एलिमेंट कार्बन ले लें या आप लेड ले लें या कॉपर जैसे अभी लिखा हुआ था। और यहाँ पे हम पहले नेचुरल तौर पे देखते हैं कि नेचुरल तौर पे अगर आप 10 एटम लेते हैं तो आप देखें वहां पे आपको कॉपर 63 था और कॉपर, तो यहाँ पे आप इसको स्टार्ट कीजिएगा। ये देखें रिलीज एटम, ठीक है, एटम रिलीज किए और यहाँ से ये इसकी मैस नंबर है और उसके बाद आप इसकी परसेंटेज भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है। ठीक है, तो इसलिए आपके सामने दो चीजें आ गई, मैस नंबर भी आ गया, ठीक है, इसको एवरेज वेट यहाँ पे उसका एवरेज वेट भी आ गया। मतलब आप उसका एवरेज वेट जो है वो भी निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और आपको पता चल गया कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, मतलब एवरेज एटॉमिक मास क्या है। क्वेश्चन सर हम किसी और एटम का देख लेते हैं, लाइक हम ब्रोमीन का देखते हैं, ठीक है, या मैग्नीशियम का देख लेते हैं। तो आप पहले तो इसको कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम मतलब आप अपनी मर्जी से भी एटम ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें 100 एटम यहाँ पे हैं। अब इनको क्या करवाते हैं, रिलीज करते हैं और ये देखिएगा आपके सामने ये 1 2 3 आइसोटोप्स आ गए। कितने? 3, और इन तीनों का एवरेज क्या है 24.3, इसलिए मैग्नीशियम का आप कितना लिखते हैं 24 लिखते हैं। लेकिन 3 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं वो यहाँ से आपको पता चल रहे हैं। आप चाहें तो उनके नंबर जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी दूसरा यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे इनके पास आपके पास एटॉमिक नंबर है। तो ये इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एक और एटम हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पे आप एवरेज एटॉमिक मास कितना है 35 चेक करते हैं नेचुरल तौर पे, यहाँ पे एटम रिलीज करते हैं, ठीक है, ये देखें तो वो आपके सामने क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो आइसोटोप्स हैं और ये आपके सामने दोनों का नजर आ रहा है कि उनका एवरेज एटॉमिक मास क्या है। तो ये था मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप क्या फाइंड करते हैं, आपको अबंडेंस भी मिल जाती है और आपको उनके मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास भी मिल जाते हैं। तो ये था, और इसी चीज़ को हमने एक वीडियो के साथ जो है वो देख लेते हैं, लेकिन हमारे लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही वाइंड अप हो रहा है। और आपने ये जो टेस्ट योरसेल्फ है और साथ में ये जो चैलेंज गिवन है ये आपने ज़रूर सॉल्व करना है। लेकिन हम यहाँ तक जो है हम एंड करेंगे, लेकिन जो बच्चे लाइव देखेंगे हम लिंक वीडियो का जो लगा देंगे, जो अभी यहाँ पे हम प्ले करेंगे, आप वहाँ से इसको प्ले करके देख सकते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह से वर्क करता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।